टू साइंस थिंक। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इनपुट, आउटपुट एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट्स के बारे में। तो पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेट, रैम और इनपुट स्टेटमेंट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। इस वीडियो के अंदर जो पहली स्टेटमेंट है वो है रीड डाटा स्टेटमेंट। इसके अंदर है सपोज द डाटा टू बी असाइंड इज लार्ज, देन विद द हेल्प ऑफ इनपुट स्टेटमेंट इट हैज टू बी एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड। अगर जो मेरे को डाटा असाइन करना है, अगर वो बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, डाटा बहुत लार्ज है, तो हम उसको कैसे असाइन करेंगे कंप्यूटर के अंदर? हम करेंगे इनपुट स्टेटमेंट का यूज और उसको हम कीबोर्ड के थ्रू जो है उसमें एंटर कर देंगे। इफ बाय मिस्टेक अ रॉन्ग डाटा इज एंटर्ड, अगर गलती से जो डाटा है वो गलत एंटर हो जाएगा, देन द डाटा हैज टू बी एंटर्ड अगेन फ्रॉम द स्टार्ट। लेकिन ये चीज किस केस में हो रही है? इनपुट के केस में हो रही है, रीड डाटा की अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम इनपुट स्टेटमेंट का इसमें यूज करते हैं और गलती से कहीं पर हमें मिस्टेक हो जाती है, तो आपको वो डाटा फिर से स्टार्टिंग से एंटर करना पड़ेगा। री एंट्री ऑफ लार्ज इनपुट डाटा इज अ टेडियस जॉब, जो कि एक टेडियस जॉब है हमारे लिए करने के लिए, क्योंकि आप इतना सारा डाटा लिख रहे हैं और उसमें बीच में कहीं पे मिस्टेक हो गई है, आपको फिर से स्टार्टिंग से लिखना पड़ेगा। Such cases can be handled efficiently by read data statement। ऐसे केसेस में आप क्या यूज कर सकते हैं? रीड डाटा स्टेटमेंट। तो ये रीड डाटा स्टेटमेंट इससे अच्छा है। Whenever one uses read data statement, one has to supply the data along with the program। तो प्रोग्राम को लिखते हुए अगर आप रीड डाटा स्टेटमेंट का यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? डाटा भी प्रोग्राम के साथ में ही देना पड़ेगा, यानी प्रोग्राम के अंदर ही आपको डाटा भी लिखना पड़ेगा। Thus it provides the facility for editing। तो इसलिए क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप उसको साथ ही साथ एडिट भी कर सकते हो और प्रोग्राम को जो है रन भी करा सकते हो। अब आता है इसका फॉर्मेट इसको लिखना कैसे है आपको प्रोग्राम के अंदर? आप इसके अंदर लिखोगे रीड और उसके बाद में कोई भी वेरिएबल्स आपके होंगे जिनको भी आपको वैल्यूज असाइन करनी है, उनको आप आगे उसमें लिखोगे रीड के बाद। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रीड, फिर लिखेंगे डाटा। तो सबसे पहले आप लिखोगे रीड और फिर मैंने क्या लिखा है? एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक्स मेरा वेरिएबल है, वाई भी मेरा वेरिएबल है। वेरिएबल जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है, ठीक है, इनको हम कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारा प्रोग्राम क्या है, हमें क्या करना है इस प्रोग्राम के अंदर। तो आप कैसे लिखोगे? रीड एक्स वाई, बीच में आपका जो भी प्रोग्राम है उसको आप लिखोगे। उसके बाद में आपकी आएगी स्टेटमेंट डाटा की। रीड स्टेटमेंट हो गई, फिर आएगी डाटा की स्टेटमेंट। डाटा के आगे आपको वो डाटा लिखना है। मैंने यहाँ पर लिखा है कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2। अब ये मेरा जो कांस्टेंट है, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, जो भी आपको असाइन करनी होगी, डिपेंड करता है आपका प्रोग्राम क्या है। तो एक्स और वाई आर वेरिएबल्स नेम एंड कांस्टेंट 1 एंड 2 इंडिकेट्स द डाटा वैल्यू सेपरेटेड बाई कॉमा। ठीक है, आपको जो वेरिएबल है उनको भी इस तरीके से लिख सकते हो कॉमा से सेपरेट करके, और जो आपकी कांस्टेंट है, जो भी आपका वैल्यू है, उसको भी आप कॉमा से सेपरेट करके यहाँ पे लिख सकते हो। अब इसके बाद में आता है, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप देख सकते हैं मैंने लिखा है रैम और फिर मैंने लगाए 3 स्टार्स। तो ये मेरी हमारी जो पिछली वीडियो है उसमें हम कर चुके हैं। रैम हम स्टेटमेंट का यूज करते हैं जो कि बताता है हमारा प्रोग्राम का पर्पस क्या है। यहाँ पर आप कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं जो भी आपका प्रोग्राम होगा। अब इसके नीचे आप देखिए रीड डाटा स्टेटमेंट का कैसे यूज किया गया है। रीड लिखा है एक्स वाई जेड कॉमा से सेपरेट करके, रीड लिखा है ए बी सी कॉमा से सेपरेट करके। ठीक है, मैंने 2 स्टेटमेंट लिखी है रीड की, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे। उसके बाद में बीच में कुछ प्रोग्राम मैंने लिख दिया। फिर मेरे को डाटा की स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी कि जब वो एक्स वाई जेड को रीड करेगा तो उसके लिए उसको डाटा भी चाहिए। तो डाटा मैंने लिखा है 876543 और एंड हो गया है प्रोग्राम। ये मेरा प्रोग्राम था। अब इस प्रोग्राम का मतलब क्या है? इस प्रोग्राम का मतलब है दिस मीन्स दैट x इज इक्वल टू 8, x जो है वो 8 है, y 7 है, z 6 है, a 5 है, b 4 है और c 3 है। इसका मतलब क्या है कि आप रीड के अंदर जो वेरिएबल्स डालते हो और डाटा के अंदर आप जो भी अपने कांस्टेंट या फिर जो भी आप लिखते हो उनका 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। यानी कि x जो है वो 8 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, y जो है वो 7 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ऐसे ही जो a है वो 5 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, b जो है वो 4 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और c जो है वो 3 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। यानी इन सब की वैल्यूज ना आपस में इक्वल है, ऐसे बताना ये चाह रहा है। So there must be a 1:1 correspondence between the variable and data assigned in read data statement। ठीक है, इसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से
लिख दिया है कि x जो है वो 8 है, y 7 है, z 6 है, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल 1 wants टू असाइन, अगर आप अब इसमें देख सकते हो, इसमें आपको पिछली वीडियो से ही हेल्प मिलेगी, अगर आपने देखी है तो अच्छे से समझ में आएगा। आप देखो यहाँ पर मैंने लिखा है a इज इक्वल टू 450, ठीक है, b इज इक्वल टू 6000, c डॉलर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर लिखा है टेम्परेचर। तो b मेरा वेरिएबल है और इसमें मैंने एक न्यूमेरिक कांस्टेंट का यूज किया है। ऐसे ही ये c डॉलर मैंने क्या लिखा है, स्ट्रिंग वेरिएबल लिखा है और यहाँ पर एक स्ट्रिंग कांस्टेंट का इस तरीके से यूज हुआ है। दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड बाई 10 और 50 जो है ये मेरे स्टेटमेंट नंबर्स हैं। अब मैंने लिखा रीड, रीड क्या करेगा, a b c डॉलर, ठीक है, क्योंकि मेरे को प्रोग्राम में क्या चाहिए कि मेरा a जो है ये 450 लिखा है, b 6000 लिखा है और c डॉलर इतना लिखा है, ये मेरे को चाहिए प्रोग्राम से। तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे रीड a b और c डॉलर, फिर डाटा के अंदर आप जो इनकी वैल्यूज को देना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया रीड a b c डॉलर और डाटा के अंदर हम क्या लिखेंगे 450, 6000 और टेम्परेचर, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो आपको प्रिंट करके क्या दे देगा प्रोग्राम जो है, वो आपको ये प्रिंट करके दे देगा। द एंटायर डाटा नीड नॉट टू बी गिवन इन अ सिंगल लाइन एंड कैन बी रिटन ऑन डिफरेंट लाइन्स ऑल्सो। अब जैसे मैंने ये एक ही साथ लिख दिया ना, डाटा 450, 6000 टेम्परेचर, अब चाहो तो उसको अलग अलग भी लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो रीड a b c डॉलर और उसके बाद में डाटा 450, डाटा 6000 और डाटा टेम्परेचर। आप चाहो इनको अलग अलग भी लिख सकते हो, चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हैं। डाटा स्टेटमेंट मे बी प्लेस्ड एनीवेयर इन प्रोग्राम, डाटा स्टेटमेंट को आप प्रोग्राम में कहीं भी डाल सकते हो बट बिफोर एंड स्टेटमेंट। तो डाटा वाली जो स्टेटमेंट है ना वो आप प्रोग्राम के अंदर कहीं भी पे भी लिख सकते हो, बस वो रीड स्टेटमेंट के बाद आनी चाहिए, लेकिन एंड स्टेटमेंट से पहले होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एंड स्टेटमेंट के उसके बाद डाल दोगे, एंड का मतलब क्या है, प्रोग्राम वहीं पे खत्म हो गया है, तो वहां पर तो कंप्यूटर्स को रीड करने आएगा ही नहीं। तो डाटा स्टेटमेंट आपको एंड स्टेटमेंट से पहले देनी है, लेकिन रीड स्टेटमेंट के बाद देते हैं। कहीं पर भी आप देख सकते हो प्रोग्राम के अंदर, बस एंड स्टेटमेंट से पहले होनी चाहिए। द वेरिएबल्स लिस्टेड इन रीड स्टेटमेंट शुड मैच द वैल्यूज अरेंज्ड इन डाटा स्टेटमेंट। अब ये वैल्यूज कैसे मैच होनी चाहिए, इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझ लीजिए। इसमें है फॉर एग्जाम्पल इफ इन द अबव प्रोग्राम, जो ऊपर हमने प्रोग्राम अभी देखा है, 1 गिव्स डाटा एज गिवन बिलो। अब इसमें जो मैंने डाटा दिया था ये कैसे दिया था, 450 a था और 6000 किसके लिए था, b के लिए था, और टेम्परेचर हमने किस में लिखा था, c डॉलर में रखा था। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूं, इंटरचेंज कर दूं, अगर मैंने अपना जो प्रोग्राम है उसके अंदर मैंने इस तरीके से लिखना शुरू करा, मैंने लिखा रीड, तो कंप्यूटर रीड करेगा a, b, c डॉलर। अब मैंने a की जगह पर क्या लिखना है, 450, ठीक है, यही तो हुआ कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब कि a इज इक्वल टू 450 है, ठीक है, ये हो गया रीड स्टेटमेंट, ये हो गया मेरा डाटा स्टेटमेंट। अब मैंने b की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दिया, टेम्परेचर रख दिया, और c डॉलर के लिए मैंने क्या रख दिया, 6000 रख दिया। तो अब इस केस में कंप्यूटर आपको ये स्टेटमेंट लिखते ही दिखा देगा कि टाइप मिसमैच है, यानी कि आपने मैच गलत किया हुआ है, आपको उसको ठीक करना है, यहाँ पर कुछ गलती है। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, द कंप्यूटर गिव्स द एरर मैसेज, एरर दिखाएगा वो टाइप मिसमैच है, बिकॉज वन इज ट्राइंग टू असाइन द स्ट्रिंग वैल्यू टेम्परेचर टू न्यूमेरिक वेरिएबल b। अब जो मेरा b है ना वो एक न्यूमेरिक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। अब b की वैल्यू तो आप चाहे 6000 दे दो, चाहे 60000 दे दो, चाहे कुछ भी दे सकते हो, तो वो मेरा वेरिएबल है, ठीक है। तो b जो मेरा न्यूमेरिक वेरिएबल है उसको आप क्या दे रहे हो, एक स्ट्रिंग की वैल्यू दे रहे हो जो कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है ना वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है यहाँ पे फिलहाल। और जो c डॉलर है, c डॉलर में लगाने का मतलब क्या है कि वो मेरा एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और उसको आप एक क्या वैल्यू दे रहे हो, न्यूमेरिक कांस्टेंट, जो कि मेरी 6000 है, 6000, तो इसलिए वो दिखाएगा कि एरर है इसमें लाइन के अंदर। इसमें क्या होना चाहिए, b 6000 होना चाहिए और c डॉलर के आगे क्या लेना चाहिए, टेम्परेचर, तब ये ठीक होगी। तो इसमें आप क्या गलती कर रहे हो, न्यूमेरिक वेरिएबल जो मेरा b है उसको आप एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर रहे हो जो कि है मेरी टेम्परेचर, विच इज रॉन्ग। अब आप इस प्रोग्राम के अंदर दे सकते हो इन द प्रोग्राम सेगमेंट, अब मेरे पास एक सेगमेंट दे रखी है यानी पूरी लाइन है, रीड a, b, c, d, e, ठीक है, ये 5 वेरिएबल है रीड के अंदर। तो रीड स्टेटमेंट में मैंने 5 वेरिएबल दिए,
अब उसके बाद में मैंने कुछ प्रोग्राम लिखा, जो भी लिखा उसके बाद में मैं आई 100 स्टेटमेंट नंबर पे, और वहां पर मैंने डाटा दिया हुआ है। डाटा में है 53, 41, 22, 13। ठीक है, तो अब आप देखो डाटा में तो सिर्फ 4 ही मैंने वैल्यूज दी हैं, जबकि रीड के अंदर मेरे 5 वेरिएबल हैं। तो इस केस में आपको जो कंप्यूटर है वो क्या मैसेज दिखाएगा, वो दिखाएगा एरर मैसेज आउट ऑफ डाटा। मतलब कि डाटा जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन वेरिएबल्स अभी और भी हैं, क्योंकि वेरिएबल 5 हैं लेकिन मैंने वैल्यू सिर्फ कितनी दी है, 4 की दी है, तो एक की वैल्यू तो गायब है ना, तो वो इसलिए दिखाएगा आउट ऑफ डाटा है। डाटा एक और ऑन होना चाहिए इसके अंदर, तो यहाँ पर आपकी कॉमा लगा के एक और वैल्यू डली होनी चाहिए। तो इस केस में जो है आपको ये एरर मैसेज दिखाएगा। जितने आपने वेरिएबल दिए हैं उतनी ही आपकी वैल्यूज भी होनी चाहिए वहां पे उनके लिए। तो यहाँ पे लिखा है बिकॉज द डाटा स्टेटमेंट हैज ओनली 4 वैल्यूज। ठीक है, डाटा के अंदर तो ये 4 ही वैल्यूज दी हुई हैं। वेयर रीड स्टेटमेंट हैज 5 वेरिएबल्स, जबकि रीड स्टेटमेंट के अंदर मेरे 5 वेरिएबल हैं, तो ये आपको दिखाएगा आउट ऑफ डाटा। नेक्स्ट मेरे पास में है वैप राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। अगर मेरे को 2 नंबर्स का एडिशन करना है तो आप किस किस तरीके से जो है प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अब मैंने बेसिकली इसके अंदर जो है कंपैरिजन किया है। सबसे पहले हमने लेट स्टेटमेंट पढ़ी थी, फिर इनपुट पढ़ी थी, और अब कौन सी पढ़ रहे थे, रीड डाटा स्टेटमेंट। तीनों को कंपेयर किए मैंने यहाँ पे। सबसे मेरा मेथड 1 है पहले, जो कि है लेट ए इज इक्वल टू 5। तो लेट स्टेटमेंट का हम यूज कर रहे हैं एडिशन करने के लिए 2 नंबर्स का। ठीक है, 2 नंबर्स का एडिशन आप तीनों मेथड से कर सकते हैं। तीनों का मैंने कंपैरिजन किया है। पहला जो है वो लेट स्टेटमेंट से है, दूसरा इनपुट से है, तीसरा रीड डाटा से है। पहले वाले में मैंने लेट ए इज इक्वल टू 5 किया, बी इज इक्वल टू 7 किया, और लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, और प्रिंट कर देगा वो सी को। सी प्रिंट करेगा तो 7 + 5 प्रिंट हो जाएगा, और वही आपका प्रिंट होके दिखा देगा आंसर। अब अगर मैं इनपुट स्टेटमेंट का इसमें यूज करना चाहूँ तो इनपुट स्टेटमेंट को आप इस प्रोग्राम के लिए कैसे यूज करोगे, इनपुट लिखोगे ए कॉमा बी, दोनों की आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सी बना सकते हो ए प्लस बी करके। ए प्लस बी आपको जो है वो देना पड़ेगा रन करने के बाद प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि आपने इनपुट का यूज किया है। तो आप F5 दबा के अपने प्रोग्राम को रन कराओगे, उसके बाद में वो आपको इनपुट पूछेगा ए कॉमा बी, वहां पे आप डालोगे 5, 7 और फिर आप एंटर मारोगे तो वो आपको जो है प्रिंट करके दे देगा आपका जो एडिशन होगा दोनों नंबर्स का। अब तीसरा जो मेरा मेथड है वो 3 है, जो कि रीड डाटा स्टेटमेंट है। इसमें आपको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो रीड ए कॉमा बी और लेट कर दोगे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है। लेट आप चाहे ना भी लिखो तब भी वो आपको सेम चीज प्रोवाइड करता है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। लेट लिखना ना लिखना बराबर है, हालांकि लेट स्टेटमेंट का आपको इसमें लिखना चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हम फिलहाल लेट स्टेटमेंट का इसमें यूज कर रहे हैं, और प्रिंट सी कर देगा। और एंड स्टेटमेंट से पहले मैंने डाटा दिया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो डाटा और रीड दोनों चीज हमें इस प्रोग्राम को लिखते हुए ही देनी पड़ रही हैं। तो आपको यही इसमें फायदा होता है रीड स्टेटमेंट का, आपको प्रोग्राम रन कराने के बाद अलग से उसको देने की जरूरत नहीं है, और आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है आप साथ ही साथ उसको ठीक कर सकते हैं। प्रोग्राम को इमीडिएटली आपको उसको रन भी करा सकते हैं साइमल्टेनियसली एक साथ। तो ये रीड और डाटा स्टेटमेंट आप इस तरीके से लिख सकते हैं। चाहे आपके कितने ही वेरिएबल हैं उनकी सबकी वैल्यू आप चाहो तो एक ही साथ असाइन कर सकते हो, और तुरंत वो आपको प्रिंट करके दे देगा जो भी आपका प्रोग्राम होगा। जैसे यहाँ पर फिलहाल एडिशन था तो सी इक्वल टू ए प्लस बी रख दिया, कुछ और प्रोग्राम होता तो हम वो रख देते। ठीक है, ये इनका कंपैरिजन था तीनों प्रोग्राम्स का। अब आती है हमारे पास में रिस्टोर स्टेटमेंट। वी हैव सीन अ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द वेरिएबल्स इन रीड एंड डाटा स्टेटमेंट। हमने 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस देख लिया है। Sometimes the same data has to be stored for different variables। अब जैसे ऊपर हम देख ही लेते हैं, जैसे मेरा ये वाला प्रोग्राम है, मैंने पहले लिखा रीड XYZ, ठीक है, फिर मैं सेकेंड लाइन पे आई, मैंने लिखा रीड A, B, C। अब मेरे देखो टोटल कितने वेरिएबल है, यहाँ पे 6 वेरिएबल है। अब मैं चाहूं तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने जो वैल्यू XYZ को दी है ना, मैं फिर से रिस्टोर स्टेटमेंट का यूज करके वही सेम वैल्यू A, B, C को दे सकती हूँ बिना उन वैल्यूज को दोबारा लिखे। कैसे, आप इस चीज को समझ लीजिए एक बार। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है समटाइम्स, मतलब कभी कभार ऐसा होता है हमें वही सेम डाटा जो हमने पिछले वेरिएबल्स को दिया है, वही सेम डाटा हमें नेक्स्ट वाले वेरिएबल्स को भी प्रोवाइड करना है। तो आप क्या कर सकते हो, उन वेरिएबल्स को दोबारा से बिना लिखे सेम वैल्यू को दोबारा से उनको उठा के दे सकते हो। कैसे, इस रिस्टोर स्टेटमेंट का यूज करके।
इन सच केसेस, ऐसे केसेस में द वैल्यूज इन डेटा स्टेटमेंट, जो वैल्यू हमने डेटा स्टेटमेंट में दी है, नीड नॉट टू बी रिटन अगेन। ठीक है, जो चीज मैंने बोली है दोबारा बिना लिखे आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो, नेक्स्ट वेरिएबल्स को भी सेम वैल्यू। द रिस्टोर स्टेटमेंट टैकल्स सच प्रॉब्लम। इट्स फॉर्मेट इज, फॉर्मेट क्या है लिखने का, फॉर्मेट कुछ भी नहीं है, सीधा रिस्टोर लिखना है, यही फॉर्मेट है इसका लिखने का। इफ वन विशेस टू रीड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। अब ठीक है, मेरे पास में एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम इस तरीके से है। स्टेटमेंट नंबर 10 में मैंने लिखा रीड सी कॉमा डी। ठीक है, मेरे पास में सबसे पहले दो वेरिएबल्स हैं सी कॉमा डी, ये मेरे पास दो वेरिएबल हो गए। मैंने बीच में कुछ प्रोग्राम लिखा, उसके बाद में मैंने डाली रीस्टोर की स्टेटमेंट। रीस्टोर की स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर से मैंने लिखा रीड पी क्यू। अब ये मेरे हो गए तीसरा और चौथा वेरिएबल पी एंड क्यू। तो पी और क्यू की वैल्यू अब देखो, अगर मैं रीस्टोर का यूज ना करती तो क्या रीड करता, वो आगे की तरफ बढ़ता चले जाता मेरा। तो सी की वैल्यू वो क्या लेता 30, डाटा स्टेटमेंट में आप देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग क्या लेता 30, डी की वैल्यू क्या लेता 40 और पी की वैल्यू क्या लेता 50, क्यू की वैल्यू लेता 55। ठीक है, यही तो इसका कॉरेस्पॉन्डेंस होता है ना, सी की वैल्यू 30, डी की 40, नेक्स्ट वाले की 50, उससे नेक्स्ट वाले की 55, ये कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ इस तरीके से। लेकिन जैसे ही मैंने नेक्स्ट वाली रीड स्टेटमेंट से पहले रीस्टोर लिख दिया, तो आप देखो कंप्यूटर अब क्या करेगा, इन दोनों वैल्यूज को ना वो देखेगा ही नहीं, इन दोनों वैल्यूज पे वो जाएगा ही नहीं। कैसे नहीं जाएगा, यहां पर देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया है, आफ्टर रीडिंग 30 फॉर सी एंड 40 फॉर डी। जैसे ही कंप्यूटर ये 30 वैल्यू रीड करेगा सी के लिए और ये 40 वैल्यू रीड करेगा डी के लिए, जैसे ही कंप्यूटर उनको रीड कर लेगा, द पॉइंटर पॉइंट्स टू द वैल्यू 50 फॉर पी। तो पॉइंटर क्या देखेगा, वो 50 वैल्यू पे आएगा पी के लिए, है ना, पी की वैल्यू 50 पे आएगा, ये वाली वैल्यू। When the restore statement is encountered, लेकिन जैसे ही वो देखेगा कि अरे restore डाला हुआ है यहाँ पर, the pointer points back to the value 30, तो पॉइंटर वापस से कहाँ कूद जाएगा, इस 30 वैल्यू पे कूद जाएगा, क्योंकि उसने कहा है रिस्टोर कर दो उस चीज को, यानी मेरे को फिर से यही चीज चाहिए, इससे आगे की नहीं चाहिए। तो पॉइंटर कहाँ जाएगा, फिर से 30 पे चले जाएगा। दस P is assigned 30 and Q is assigned 40। तो इसीलिए C की वैल्यू तो वो 30 ही रीड करेगा, D की वैल्यू भी 40 रीड करेगा। लेकिन क्योंकि P और Q से पहले रिस्टोर है, तो P और Q की वैल्यू को भी वो क्या रीड करेगा 30 और 40 ही, यानी जो पहले वाली वैल्यू थी वही नेक्स्ट वाली वैल्यूज भी हो जाएंगी ऑटोमेटिकली रिस्टोर का यूज करने पे। नेक्स्ट वाली वैल्यूज चाहे आपने कुछ भी लिख रखी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो पहले वाली वैल्यूज को ही रीड करेगा। नथिंग हैज टू बी स्पेसिफाइड आफ्टर द वर्ड रिस्टोर। रिस्टोर वर्ड लिखने के बाद कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्या करेगा, पिछली वैल्यूज को ले लेगा। दिस स्टेटमेंट में बी यूज्ड बिफोर द सेकेंडरी डाटा स्टेटमेंट। तो आपको ये जो रिस्टोर स्टेटमेंट है ये दूसरे वाली रीड स्टेटमेंट से पहले यूज करनी है, उसके बाद नहीं करनी है, क्योंकि उसको रीड करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा कि भी रिस्टोर करना है, उसके बाद नहीं लिखना है। तो इन दोनों की आपको सिंपली बीच में आनी चाहिए स्टेटमेंट। अब आप देखो ये मैंने लिखा है W/O मतलब विदाउट एंड W मीन्स विद। तो एक बार मैंने आउटपुट लिया है विदाउट रिस्टोर स्टेटमेंट और एक बार मैंने आउटपुट लिया है विद रिस्टोर स्टेटमेंट। तो अगर मैंने यहाँ पर ये रिस्टोर स्टेटमेंट ना यूज की होती तब मेरे पास में क्या आउटपुट आता, C की 30, D की 40, P की जो है 50 और Q की 55। लेकिन अगर मैंने रिस्टोर स्टेटमेंट यूज कर दी है तब मेरा क्या आएगा 30, 40, 30 और 40, वही वैल्यू रिपीट होगी रिस्टोर का यूज करने पे। तो ये हो जाता है हमारे रिस्टोर के लिए। अब आते हैं हम प्रिंट स्टेटमेंट पे। प्रिंट स्टेटमेंट का देखिए पर्पस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज टू गेट आउटपुट इन अ डिजायर्ड मैनर। प्रिंट का लिखने का मतलब ही यही है कि हमें प्रोग्राम से जो है आउटपुट चाहिए और एक डिजायर्ड मैनर में चाहिए, यानी किस तरीके से चाहिए हम उसको भी सेट कर सकते हैं। कुछ हमारे पास में इस तरीके से तरीके हैं। द प्रिंट स्टेटमेंट शोज द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। प्रिंट करने से हमारा जो है स्क्रीन के ऊपर हमें आउटपुट दिख जाता है। आपको कैसे लिखना होता है, आपको लिखना होता है प्रिंट और उसके आगे आप लिस्ट में कुछ भी लिख सकते हो, कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है और वो सेपरेटेड हो सकता है कॉमा से या फिर सेमीकोलन से। अब आता है हमारे पास में फॉर एग्जांपल, मानो मैंने लिखा प्रिंट और आगे मैंने लिख दिया लिस्ट और आप दबाओगे F5 तो आपको आउटपुट में क्या देगा, लिस्ट। प्रिंट के आगे आप जो भी चीज लिखोगे ना वो उसको आपको आउटपुट में निकाल के दे देता है। ऐसे ही मैंने लिखा प्रिंट 50
तो वो आपको रन कराने पे क्या निकाल के दे देगा आउटपुट में सिर्फ लिखाएगा 50। ये होता है इसका मतलब। नेक्स्ट मेरे पास में है, मैंने लिखा प्रिंट A, B, C इस तरीके से, और आप इसको रन कराओगे तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल A, B, C आर रिटन इन द सीक्वेंस ऑफ द आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारी वैल्यूज हैं ABC वेरिएबल्स की, वो सीक्वेंस में लिखी आ जाएंगी आउटपुट के अंदर। नेक्स्ट है मेरे पास में प्रिंट, और मैंने क्या करा, इन्वर्टेड इन कॉमास के अंदर लिख दिया है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। रन कराया तो वो आपको प्रिंट करके सिर्फ क्या देगा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास में प्रिंट कंट्रोल। द प्रिंट स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोवाइड्स इन अ लिमिटेड वे। ठीक है, हमारे पास कुछ लिमिटेड वे है प्रिंट करने के, और हम जो है अलाइनमेंट या फिर जो स्पेसिंग होती है प्रिंट करने की, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, कॉमास का यूज करके, सेमी कॉलन्स का यूज करके, या फिर हम टैब फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। ये मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है। कॉमास, सेमी कॉलन्स एंड टैब फंक्शंस आर यूज्ड टू कंट्रोल द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट। यानी हमें जो आउटपुट चाहिए वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो हम इन 3 चीजों से कंट्रोल कर सकते हैं। द मैनर इन विच द वैल्यूज ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट आर प्रिंटेड इज कॉल्ड अ प्रिंट फॉर्मेट। जिस मैनर में हमारे जो आइटम्स की जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट होके आती है हमारे पास में, उसी को हम प्रिंट फॉर्मेट बोलते हैं। द आउटपुट स्क्रीन इन बेसिक इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल जोन। अब जो हमारी आउटपुट स्क्रीन हमें दिखती है ना ब्लैक कलर की, वो 5 इक्वल जोन्स में डिवाइडेड है। 5 बराबर जोन हैं इस तरीके से बने हुए, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 इस तरीके से। और हर जोन की जो विड्थ है वो कितनी है, 12 स्पेस से 15 स्पेस के बीच में। हम एक बार स्पेस दबाते हैं तो 1 स्पेस होता है, 2 बार दबाते हैं तो 2 स्पेस होता है, 3 बार 3 स्पेस, ऐसे विद अ स्पेस ऑफ 1 से 4 स्पेस बिटवीन द जोन्स। और हर जोन के बीच में 1 से लेके 4 तक का स्पेस होगा। ठीक है, अ कॉमा इन अ प्रिंट स्टेटमेंट कॉजेज द प्रिंट ऑफ द वैल्यू। अगर हम किसी प्रिंट स्टेटमेंट में कॉमा का यूज कर रहे हैं, सिंपल एक कॉमा, फॉलोइंग द कॉमा टू स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट जोन। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर देखो मैंने इस तरीके से एक प्रोग्राम लिख दिया है, मैंने लिखा प्रिंट 1, 2, 3, 5, 3, 4, 5। ठीक है, ये 5 मैंने इसके अंदर ऐसे वैल्यूज लिख दी है, कॉमा से सेपरेट करके लिखी हैं। तो अब अगर आप इसको रन कराओगे तो आपको कैसे वैल्यूज दिखेंगी, आपको वहां पर ये लिखा हुआ नहीं दिखेगा कि जोन 1 है, जोन 2 है, जोन 3 है, लेकिन आपको इनके बीच में स्पेसिंग जरूर दिखेगी, जिससे आप बता सकते हो कि ये मेरा जोन 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, 4 में आ रहा है, यानी कि ये सारे मेरे डिफरेंट जोन्स के अंदर आ रहे हैं। तो अगर आप इसमें सिंपल सा मतलब ये है कहने का कि अगर आप कॉमा का यूज करते हो तो जो सारे आपके जो अपने वैल्यू जिसमें दी हैं कॉमा सेपरेट करके, वो सब अलग अलग जोन्स के स्टार्टिंग से शुरू होंगी, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच जोन। यहाँ पर यही लिखा है ना, अ कॉमा इज यूज्ड, कॉमा का यूज करोगे, फॉलोइंग द कॉमा टू स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट जोन। तो जो भी आपने नेक्स्ट वैल्यू दी है कॉमा के बाद, वो कहां से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट जोन की बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से। इसलिए जो मेरी 5 वैल्यू है ना, वो 5 वैल्यू कॉमा से सेपरेटेड है, इसीलिए वो क्या आई है, अलग अलग जोन्स के अंदर आई है, अलग अलग जोन्स की बिगिनिंग में आई है। लेकिन अगर इसी की जगह पे आप सेमी कॉलन स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज करोगे, द मेजर लिमिटेशन ऑफ द यूज ऑफ कॉमा इज दैट वन कैन नॉट प्रिंट मोर देन 5 आइटम्स इन अ लाइन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप 5 से ज्यादा तो टाइप कर ही नहीं सकते हो, 5 से ज्यादा आप एक लाइन के अंदर जो है आइटम्स प्रिंट नहीं कर सकते हो कॉमा का यूज करके। द डिफरेंट क्वांटिटीज अपीयरिंग इन द लिस्ट ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट कैन बी सेपरेटेड बाई सेमी कॉलन्स। अब ये जो आपकी डिफरेंट क्वांटिटीज आपकी दिख रही है प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, आप इनको कॉमास की बजाय सेमी कॉलन से सेपरेट करके यहाँ पे लिख सकते हो। व्हेन द सेमी कॉलन इज यूज्ड, जब हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं तो जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और वो भिचा भिचा लगकर लिखा हुआ होता है। द वैल्यूज आर स्क्वीज्ड एंड वन गेट्स रिजल्ट इन अ पैक्ड फॉर्मेट। ठीक है, इसने इसको पैक्ड फॉर्मेट बोल दिया, स्क्वीज्ड हो जाता है एकदम, और स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है इनके बीच में। अभी देखो यहाँ पे कितना ज्यादा स्पेस है इनके बीच में, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पेस बहुत कम हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ज्यादा वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हो एक लाइन के अंदर। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में मैंने लिखा 10 प्रिंट 1 और फिर मैंने सेमी कॉलन लगाया सबके बीच में, कॉमा नहीं लगाया मैंने, अब मैंने सेमी कॉलन का यूज किया यहाँ पर, तब देखो कैसे प्रिंट हो गया। अब 5 की 5 वैल्यूज मेरी जोन 1 के अंदर आ गई, ये हुआ ना पैक्ड फॉर्मेट, तो सबके बीच का जो स्पेस है वो कम हो गया, तो अब मेरी और ज्यादा वैल्यूज आ सकती हैं इस पूरी लाइन के अंदर।
तो इस चीज का आपको बेनिफिट होगा सेमीकोलन स्टेटमेंट से। A semicolon causes the carriage to stop immediately after printing the preceding item and wait for printing the next item. Thus, the items which are separated by semicolons will be printed together. अब एक सेमीकोलन जो है वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है जैसे वो नेक्स्ट आइटम पे प्रोसीड कर जाता है उसको प्रिंट करने के बाद, एंड वेट फॉर प्रिंटिंग द नेक्स्ट आइटम। नेक्स्ट आइटम को प्रिंट करने का वो वेट करता है। इस तरीके से जो आपके सेमीकोलन का यूज करके आपका जो आइटम्स हैं वो पास पास में प्रिंट हो जाते हैं। If a semicolon is given at the end of a print statement, अगर आप एक प्रिंट स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन लगा दोगे, जैसे कि यहाँ पर ये लास्ट में मेरा सेमीकोलन लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 लिखा और 5 के बाद भी एक सेमीकोलन लगा दिया है, इस चीज की बात कर रहा है ये। If a semicolon is given at the end of a print statement, this will suppress the carriage return and the output of the next print statement will continue on the same line. तो अगर आपने प्रिंट स्टेटमेंट के लास्ट में भी सेमीकोलन लगा दिया और उसके बाद में चाहे आपने जो भी प्रिंट करने के लिए लिखा होगा ना वो उसी के साथ में आके मर्ज हो जाएगा, उसी के साथ में कंटिन्यू हो जाएगी लाइन। कैसे हो जाएगी, यहाँ पे एग्जांपल होगा। जैसे मैंने ये लिखा, पहले मैंने लिखा प्रिंट ABCDE सेमीकोलन सेपरेट करके, फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है 10 20 30 40। अब क्योंकि जो मेरी पहली जो प्रिंट स्टेटमेंट थी मैंने इसके आगे क्या लगाया, सेमीकोलन लगाया। सेमीकोलन लगाने का मतलब क्या होता है कि जो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा वो ऊपर ही कंटिन्यू हो जाएगा, तो यानी कि एक ही साथ पूरी लाइन मेरी प्रिंट हो जाएगी। अगर ये सेमीकोलन नहीं लगा होता तब मेरी अलग अलग लाइन में ये प्रिंट होती चीजें, क्योंकि मैंने सेमीकोलन लगा दिया है तो ये एक ही साथ में प्रिंट हो जाएगा, यानी ABCDE आएगा, उसके बाद में 10 20 30 40 आएगा, ऐसे करके ये प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा रिजल्ट है ये इस तरीके से मेरा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से देख लेते हैं, पहले क्या प्रिंट होगा ABCDE और फिर क्योंकि सेमीकोलन लगाया था उसी के आगे से लिखना शुरू होगा 10 20 30 40, तो मेरा ये वाला जो है ये प्रिंट होके आ जाएगा। अब इसके बाद में प्रिंट लिखा है, फिर प्रिंट लिखा है, तो प्रिंट लिखते हैं ना तो वो खाली छोड़ देता है लाइन, तो यहाँ पर एक ब्लैंक लाइन मिलेगी, यहाँ पर भी एक ब्लैंक लाइन मिलेगी। उसके बाद में मैंने लिखा है प्रिंट NUM, तो ये प्रिंट के आगे मैंने जो लिखा है ये उस चीज को प्रिंट करके दे देगा। प्रिंट वाली चीज के आगे जो भी चीज लिखी जाती है उसी को ये प्रिंट करके देता है आउटपुट में। नेक्स्ट हमारा एंड था, तो प्रोग्राम हमारा यहीं पर एंड हो गया। नाउ ऑल द 9 वैल्यूज आर प्रिंटेड ऑन द सेम लाइन। अभी जो पूरी 9 की 9 वैल्यूज है ना ये सेमीकोलन लास्ट में लगाने की वजह से एक ही लाइन के अंदर प्रिंट हो गई है। व्हेन अ सेमीकोलन फॉलोज अ मैसेज आइटम string constant on the print statement, then the message is printed without trailing blanks and the next list item is printed immediately after the message। जो सेम चीज मैंने भी बताई है, इसके बाद सेमीकोलन लगाओगे बिना किसी स्पेस के, बिना किसी गैप के, इमीडिएटली इसके बाद से ही स्टार्ट हो जाएगा हमारा नेक्स्ट वाला प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। अब जो हमारे पास में लास्ट चीज है ये है 50 प्रिंट, मैंने लिखा है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैक्सवेल, फिर मैंने एक सेमीकोलन लगा के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन। इन्वर्टेड ये जो हमारे कॉमास है इसके अंदर जो चीज लिखी जाती है वो आपकी प्रिंट होके आएगी, और जहां पर भी सेमीकोलन लग गया है, सेमीकोलन का मतलब है वहीं से कंटिन्यू, तो उसी के आगे से चीज कंटिन्यू हो जाएगी। तो प्रिंट में आप क्या लिखोगे, पहले आएगा मैक्सवेल और सेमीकोलन लग गया यानी इसी के आगे चीज आएगी, नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगी, उसी के आगे से कंटिन्यू होगी। तो मैक्सवेल के आगे ही क्या लिखा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपके पास में ये आउटपुट आ जाएगा। तो ये इसका यूज होता है। तो यही था हमारा इस वीडियो के अंदर। हमने यहाँ पे पढ़ लिया सेमीकोलन कंट्रोल, प्रिंट कंट्रोल हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ लिया है, प्रिंट स्टेटमेंट पढ़ लिया है, इसके अलावा हमने रीस्टोर स्टेटमेंट को भी पढ़ लिया है, और हमने पढ़ लिया रीड डाटा स्टेटमेंट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।